हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो क्लासिक कॉमेडी से लिरिक चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गोविंदा नाम मेरा, जो कि हाल ही में रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम गोविंदा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि खंडहर सी जगह पर फांसी का फंदा लगाकर खुद को मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले अपनी प्रेमिका को मैसेज करके कहता है कि वो मरने जा रहा है, अगर बचाना चाहती है तो आके मिलो। वो वहाँ टाइम पास कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी गाड़ी के ठुकने की आवाज आती है, तो वो उस तरफ भागता है। जिसकी गाड़ी ठुकी थी गोविंदा उसे सैंडी कहकर पुकारता है, यानी कि वो उसे जानता था। वो जल्दी से चेक करने लगता है कि कहीं वो टपक तो नहीं गया, लेकिन तभी उसकी नजर नशीले पाउडर के पैकेट्स पे पड़ती है जो कि उसकी गाड़ी में रखे हुए थे। तभी कहानी यहाँ से कुछ महीने पीछे जाती है और हम गोविंदा की धर्मपत्नी गौरी को देखते हैं, जिसके सामने गोविंदा की एक नहीं चलती थी और वो बस उसका गुलाम बनकर रहता था। गौरी काफी सख्त किस्म की औरत थी जो अपने पति को अपने कंट्रोल में रखे हुए थी और उसे अपने इशारे पे नचाती थी। गोविंदा उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन गौरी की एक शर्त थी कि अगर वो उसे 2 करोड़ रुपए देगा तभी वो तलाक देगी, वरना ऐसे ही उसकी जिंदगी में भटकती आत्मा बनके उसे सताती रहेगी। उस घर में मंजू नाम की एक नौकरानी काम करती थी जो कि वो भी गोविंदा को इज्जत नहीं देती थी, बल्कि उसे एकदम नाकारा ही समझती थी। गोविंदा पेशे से बैकग्राउंड डांसर का काम करता था और साथ ही साथ डांस क्लासेस भी चलाता था, लेकिन उसका ये पेशा उसे पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए उसे कोई इज्जत भी नहीं देता था। यहाँ हमें बताया जाता है कि गोविंदा के पिता गोपी तमिल फिल्म के एक्शन मास्टर थे और बॉलीवुड की एक फिल्म में एक्शन शूट करने के लिए मुंबई आए थे। फिर उन्हें उसी फिल्म में काम करने वाली बैकग्राउंड डांसर आशा से प्यार हो गया और उसी से शादी भी हो गई और फिर उसके बाद पैदा हुआ गोविंदा। एक दिन गोपी घोड़े पे सवार होकर कहीं घूमने गया, लेकिन खाई से गिरकर उसकी मौत हो गई। फिर यहाँ पता चला कि गोपी बहुत बड़ा गोलेबाज था, क्योंकि तमिलनाडु में उसकी पहले से ही शादी हो रखी थी और एक बच्चा भी था। वाइफ का नाम चारुलता और बेटे का नाम विष्णु था। गोपी का एक बहुत बड़ा बंगला था जहाँ गोविंदा और उसकी माँ रहते थे। तो गोपी के मरने के बाद जब चारुलता को खबर मिली तो वो बंगला हड़पने चली आई, जबकि बंगला गोविंदा और माँ के ही नाम था। उस दिन के बाद से अब तक इस बंगले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि बंगला किसको मिलेगा, विष्णु और उसकी माँ को या गोविंदा और उसकी माँ को। अब हम गोविंदा की माँ को देखते हैं, जिनको लकवा मार चुका था, जिसके कारण उनका शरीर चलने फिरने के काबिल नहीं रह गया था। और वहीं पर हम गोविंदा के मित्र कौस्तुभ को देखते हैं, जो कि पेशे से वकील होता है और वही गोविंदा की तरफ से बंगले के केस को लड़ रहा था। आज कोर्ट में सुनवाई थी तो कौस्तुभ कुछ फोटोज अदालत में पेश करता है जो ये प्रूव कर रही थी कि गोपी और आशा की शादी पहले हुई थी, इसलिए ये बंगला उनका ही है। विष्णु का वकील कहता है कि ये फोटोज एक मूवी के सेट की हैं जहां उन दोनों ने शादी की एक्टिंग करी थी, तो ये प्रूव नहीं होता कि उनकी सच में शादी हुई थी। गोविंदा ने सोचा था कि आज तो केस खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका वकील एकदम आगे निकला, जिसके कारण उसका फेक फोटो वाला प्लान फेल हो जाता है। गोविंदा की माँ उससे अलग एक चौल में रहती थी, तो वो उसे छोड़ने के लिए उनके साथ जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि माँ बिल्कुल चकाचक हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वो इतने सालों से बस एक्टिंग कर रही थी ताकि उनकी हालत देखकर सब सहानुभूति दें और दया दिखाकर वो केस जीत जाएं। पर अफसोस उनका ये नाटक भी कुछ खास काम नहीं आ रहा था। अब हम गोविंदा की प्रेमिका सुक्कू को देखते हैं। जी हाँ, गोविंदा की शादी हो रखी थी, पर फिर भी उसकी एक प्रेमिका थी जिससे गौरी को कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो तो बस दहेज में खर्च हुए अपने पिता के पैसे लेकर गोविंदा को तलाक देना चाहती थी। सुक्कू चाहती थी कि जल्द से जल्द गोविंदा गौरी को छोड़कर उससे शादी कर ले, पर गौरी बिना पैसे लिए उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब हम देखते हैं कि सारा दिन काम करने और प्रेमिका के साथ 2 पल बिताने के बाद गोविंदा अपने घर जा रहा होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर जावेद अपने मगरमच्छ के जबड़े के जैसे मजबूत हाथ से उसके नाजुक अंगूरों को पकड़ लेते हैं और अपनी मुट्ठी में उन्हें जोर से जकड़ते हुए कहते हैं कि जो बंदूक मैंने तुम्हें दी थी वो 2 लाख की थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ 20,000 दिए, तो बाकी का पैसा कब दोगे? गोविंदा दर्द से कराहते हुए कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब होंगे तब सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। गोविंदा अपने 2 अनमोल रत्नों को बचाते हुए घर पहुंचता है तो देखता है कि गौरी किसी आदमी के साथ बैठी हुई है और उसे अपनी अदाओं से रिझा रही
रही है। उस आदमी का नाम बलदेव होता है, जो कि पेशे से लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम करता था और गौरी ने उसे ही अपना प्रेमी बना लिया था, क्योंकि जब गोविंदा की प्रेमिका हो सकती है तो वो भी आजाद थी किसी और की बाहों में सर रखने के लिए। गोविंदा ने जावेद से गन इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो गौरी के अत्याचार से परेशान हो चुका था, इसलिए उसने उसको मारने का सोच लिया था, पर वो बुरा इंसान तो नहीं था, तो उससे ये कभी हो नहीं पाया। गोविंदा और सुक्कू को कौस्तुभ के कांटेक्ट के जरिए एक बहुत बड़े अमीर आदमी के बेटे की म्यूजिक वीडियो में कोरियोग्राफी करने का काम मिल जाता है, तो वो लोग उससे मिलने जाते हैं। उस अमीर आदमी को सभी धारकर कह के पुकारते थे और वो मुंबई के बहुत बड़े गुंडे में से सबसे छोटे वाले गुंडों में से एक था। और उसका बेटा सैंडी एकदम ही बेवकूफ किस्म का लड़का था, क्योंकि ज्यादातर वो नशीले पाउडर के नशे में ही रहता था और कहीं भी कुछ भी बक देता था, पर था तो उनका ही बेटा, इसीलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए म्यूजिक वीडियो बनाने की परमिशन देते हुए गोविंदा और सुक्कू को ये काम सौंप देते हैं, जिसके लिए उन्हें 30 लाख मिलने वाले थे। अब वो दोनों नशे में धुत सैंडी को डांस सिखाना शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में पूरा वीडियो शूट कर डालते हैं। धारकर जब म्यूजिक वीडियो देखता है तो उन पर भड़क जाता है, क्योंकि उनके बेटे से ज्यादा वो दोनों दिखाई दे रहे थे, तो वो उन्हें पैसे दिए बिना ही भगा देता है और उसके आदमी जो खर्चा पानी देते हैं वो अलग। ये सब होने पर सुक्कू सोचती है कि शायद उसका कुछ नहीं हो सकता और आगे चलकर ऐसे ही धक्के खाने हैं, इसलिए वो गोविंदा से नाराज होते हुए उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब एक तरफ जावेद अपना पैसा मांग रहा था, दूसरी तरफ उसकी बीवी उसकी जान खाती रहती थी, और वहीं अब इतनी मेहनत करने के बाद उसे धारकर से पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से सुक्कू भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसीलिए अब गोविंदा एक खंडहर जगह पर जाकर फांसी का फंदा लटका के खुद को मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो सुक्कू को मैसेज कर देता है कि वो मरने जा रहा है, तो अगर बचाना है तो आ जाए। ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था और सब कुछ वैसा ही होता है जैसा बताया था। और अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि गोविंदा सैंडी को कैसे जानता था। अब वहाँ पर सुक्कू आ जाती है, तो दोनों लोग सोचते हैं कि अगर हम नशीले पाउडर के पैकेट्स चुरा लें तो करोड़पति बन जाएंगे, इसीलिए सैंडी को बिना हॉस्पिटल ले जाए वो लोग पैकेट चुरा के निकल लेते हैं। वो दोनों जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गौरी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बलदेव बाहर ही खड़ा था, लेकिन ताला बंद होने की वजह से अंदर नहीं आ पा रहा था। अब वो लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने उनको देख लिया तो शक उन पर ही जाएगा और सोचेगा कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर प्रेमी की पत्नी को मार डाला, तो वो लोग सोचते हैं कि उन्हें लाश को ठिकाने लगाना होगा। गोविंदा अपने घर के बाहर ही एक गड्ढा खोदता है और वहीं पर गौरी को गाड़ देता है। वहीं सुक्कू सारे सबूत मिटाकर टूटा फूटा सामान पॉलीथीन में भरकर उसे जलाने के लिए लेके चली जाती है। अब सुबह होने पर जब सैंडी को होश आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, ये देखकर कि उसके नशीले पाउडर के पैकेट्स गायब हैं, तो उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और सीधे अपने पप्पा की गोद में बैठकर रोने लग जाता है। वो बताता है कि पिछली रात मुझे किसी का फोन आया जो मुझे नशीले पाउडर के बदले 6 करोड़ दे रहा था, तो मैंने आपके लॉकर से पाउडर निकाला और बेचने चला गया, लेकिन अब पाउडर गायब है। अब हम देखते हैं कि हर रोज की तरह मंजू काम करने के लिए घर आती है, तो उसे गौरी दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गौरी को फोन लगाती है, पर फोन कोई उठाता नहीं, लेकिन हमें ये देखने मिलता है कि फोन तो सुक्कू के पास है। गोविंदा को गौरी के फोन का ख्याल आता है, तो वो ये बात सुक्कू से पूछता है, पर सुक्कू कह देती है कि उसे फोन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सच तो ये था कि फोन उसके ही पास था। अब यहाँ पर एक राज खुलता है कि सुक्कू विष्णु से मिली हुई है। कुछ महीने पहले विष्णु सुक्कू से मिला था और उसके सामने डील रखी कि उसे गोविंदा की प्रेमिका बनके केस से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी, जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। तो अब यहाँ समझ आता है कि सुक्कू गोविंदा से प्यार करने का बस नाटक कर रही थी, ताकि वो उसके साथ रहकर जासूसी करते हुए विष्णु को सारी जानकारी दे सके, जिसके लिए उसे पैसे मिल रहे थे। पर अब तो गौरी का खून हो गया था और उसके सबूत मिटाने में वो भी शामिल थी, तो उसकी एकदम हवा टाइट हो रखी थी, इसलिए वो विष्णु से मदद मांगने के लिए आई थी, पर कुछ मदद मिलती नहीं। अब मंजू को साफ सफाई करते वक्त एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर खून लगा था, तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जावेद को सब कुछ बता देती है। जावेद ने गोविंदा को गन बेची थी, तो उसे लगता है कि शायद उसने गौरी को टपका दिया, इसलिए वो मंजू की बात में हाँ
वहाँ करके उसे जाने को कह देता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, नहीं तो उसका भी नाम सामने आ जाता। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि मंजू और सुक्कू मिले हुए हैं और मंजू सुक्कू को सारी बातें बताती है और वो भी ये सब पैसों के लिए ही कर रही थी। अब गोविंदा अपने मित्र कौस्तुभ और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। तो कौस्तुभ आइडिया देता है कि हम 2 करोड़ में ये बंगला विष्णु को दे देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से भाग निकलेंगे। बलदेव काफी दिनों से गौरी से नहीं मिला था और न ही उसे देखा था, तो उसे भी शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इसलिए वो सीधा मंजू के पास पहुँच जाता है और तब मंजू उसे यही बताती है कि गोविंदा ने गौरी को मार डाला। बलदेव गोविंदा को फोन लगाकर मिलने को बुलाता है और कहता है कि उसे पता है कि गौरी मर गई है, लेकिन उसने मेरे से 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था जिसके नॉमिनी तुम हो, तो अगर हम उसका जाली मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकी कागज जमा कर दें तो हमें 2 करोड़ मिल जाएंगे, जिसमें से 1 करोड़ मेरा होगा। गोविंदा को लगता है कि अब पैसा आ ही रहा है तो आने दो, इसलिए वो बलदेव से ये डील पक्की कर लेता है। अब हम देखते हैं कि विष्णु और गोविंदा में भी डील हो जाती है और गोविंदा 2 करोड़ लेके बंगला देने को तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि विष्णु धारकर को फोन लगाता है और उसे बता देता है कि आपका सारा नशीला पाउडर गोविंदा के पास है। अब धारकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस द्वारा गोविंदा को उठवा लेता है और फिर उससे पूछताछ शुरू हो जाती है कि उसका पाउडर किधर है। पुलिस ऑफिसर गोविंदा के घर की छानबीन करते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। उन्हें पता चलता है कि गोविंदा की एक माशूका भी है। तो सुक्कू के घर पे छानबीन करने पर एक पाउडर का पैकेट बरामद होता है, तो अब सारा शक सुक्कू पर ही चला जाता है। सुक्कू खुद को बचाने के लिए जावेद के सामने सब कुछ उगल देती है और बता देती है कि इसने अपनी बीवी को मार डाला और बंगले में गाड़ दिया और इसी के पास पाउडर भी है। सुक्कू पुलिस वालों को बंगले पर ले जाती है और वहाँ खुदाई करवाती है, लेकिन वहाँ पर गौरी की लाश नहीं मिलती। अब सुक्कू हैरान हो जाती है कि लाश तो यहीं गड़ी थी, तो आखिर वो गई कहाँ? और उस वक्त गोविंदा बार बार यही कहे जा रहा होता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है। सुक्कू ने वो सबूत जलाए नहीं थे बल्कि छुपा के रख दिए थे, लेकिन उसने जहाँ छुपाए थे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो अब उसका दिमाग खराब होने लग जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। गोविंदा सुक्कू के सामने ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और कुछ हुआ ही ना हो। सुक्कू बलदेव से पूछताछ करने को कहती है, लेकिन उसका गोविंदा के साथ पहले से ही सब सेट था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद सुक्कू विष्णु से पूछताछ करने को कहती है क्योंकि उसने उसको सब बताया था, पर वो भी चुप रहता है क्योंकि उसे तो बस बंगले से मतलब था जो कि उसे मिल गया था। अब तक जो सुक्कू गोविंदा के साथ खेल खेल रही थी, अब उसी के साथ खेल चलने लगा था और अब उसके सारे पासे उल्टे पड़ गए थे। गोविंदा के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए उसे जमानत मिल जाती है। वो जाने से पहले सुक्कू से कहता है कि कमिश्नर को बोलो कि तुम्हारे घर पे जो पाउडर का पैकेट मिला है उसका टेस्ट कराएं और जावेद के घर की तलाशी लें, तब तुम भी आजाद हो जाओगी। सुक्कू के घर में जो पैकेट मिला था उसकी जांच होने पर पता चलता है कि वो पाउडर नकली है। अब पुलिस जावेद के घर पे छापा मारती है तो उसके घर से बाकी पैकेट मिल जाते हैं, जिसके कारण उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। और अब कमिश्नर धारकर के घर भी छापा मारने के लिए पुलिस को भेज देता है, पर उसके यहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उसका बेवकूफ बेटा नशीले पाउडर के पैकेट से भरा थैला घर ले आता है और तब दोनों लोग जेल की हवा खाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब सुक्कू जेल से बाहर आ जाती है तो गोविंदा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, पर वहाँ से सभी लोग जा चुके थे। अब हम देखते हैं कि कुछ सरकारी लोग बंगले पर आते हैं और बंगले को सील करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ विष्णु आ जाता है तो उसका वकील सवाल करता है कि ये बंगला विष्णु के नाम है और इसके पेपर्स भी हमारे पास हैं, तो इसे सील क्यों किया जा रहा है। बड़ा वकील बताता है कि टाउन प्लानिंग कमीशन के एक ऑफिसर ने इस संपत्ति पर केस किया है। 1988 में ये संपत्ति गैर कानूनी तरीके से किसी गोपी नाम के आदमी को बेची गई थी। उन्होंने उस टाइम पर प्लानिंग कमिश्नर को घूस दिया था, पर ये स्कूल लैंड है और हाई कोर्ट ने ये जमीन बीएमसी को दे दिया है और अब यहाँ पर स्कूल ही बनेगा। अब विष्णु सुक्कू के साथ और जानकारी लेने जाता है तो पता चलता है कि उसके पास जो जमीन के कागजात हैं वो फेक हैं। उस टाइम पर जो टाउन प्लानिंग कमिश्नर था उसने घूस लेकर प्लान चेंज किया था। उसके जूनियर अधिकारी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। 30 साल बाद वो केस जीत गया, तो अब ये पूरी जमीन फिर से कॉर्पोरेशन के पास वापस आ गई और वो बंगला कभी गोपी का था ही नहीं। ये सारी जो बातें थी वो सब कुछ गोविंदा को पहले से ही पता चल चुकी थी, तो उसे समझ आ गया था कि वो केस जीत भी जाए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जमीन तो उसके पिताजी की वैसे भी नहीं है। सुक्कू बलदेव से मिलने जाती है तो पता चलता है कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो वो मुंबई छोड़ के चला गया। सुक्कू और विष्णु ने बंगले और पैसे के चक्कर में जो भी प्लान्स बनाए थे वो सारे प्लान नदी में तैरते कचरे की तरह बस उनके दिमाग में तैर रहे थे और अब उनके पास अफसोस मनाने के सिवाय कुछ नहीं बचा था।
अब सीन यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सुक्कू वही अपनी बेरंग जिंदगी जी रही होती है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि हमें बताया नहीं जाता कि किसका है। वहीं दूसरी तरफ विष्णु एक आदमी से मार खा रहा होता है क्योंकि उसने उससे पैसे उधार लेकर बंगला खरीदा था। तभी उसके पास भी एक कॉल आता है, पर हमें बताया नहीं जाता कि कौन है। अब हमें यहाँ पर थाईलैंड के नज़ारे दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि विष्णु और उसकी माँ और सुक्कू समुद्र किनारे खड़े हैं क्योंकि उन सबको कॉल करके बुलाया था गोविंदा ने। अब गोविंदा धीरे धीरे करके सारे राज खोलना शुरू करता है और बताता है कि जब कोर्ट में शादी की फोटोज की बात का खुलासा हुआ तभी मैं समझ गया कि घर में ही कोई आस्तीन का सांप है। उसने मंजू का पीछा किया तो देखा कि वो सुक्कू के साथ है और तब वो समझ गया कि मंजू ही उसको सारी जानकारी देती है। फिर उसके बाद उसने सुक्कू का पीछा किया तो पता चला कि वो विष्णु से मिली हुई है। उस टाइम पर गोविंदा का दिल टूट गया क्योंकि वो सच में सुक्कू के लिए सीरियस था, लेकिन अब उसे धोखा मिल चुका था तो उसे भी तो कुछ करना ही था। गोविंदा ये सब बता ही रहा होता है कि तभी माताजी अपने पैरों पर चलते हुए आती हैं, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो बिल्कुल चकाचक हैं। गोपी के मरने के बाद जब विष्णु और उसकी माँ बंगला हड़पने आए तो माँ ने तभी से अपाहिज होने का नाटक शुरू कर दिया ताकि बंगला बच जाए। कौस्तुभ को ये बात नहीं पता थी कि माँ चल फिर सकती हैं, पर प्लान में उसको भी शामिल करना था तो गोविंदा उसे भी सब बता डालता है। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि गौरी जिंदा है, जो कि शायद आपको पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन इन सभी को अब पता चला तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गौरी और गोविंदा की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन गोविंदा अपना प्लान लेके गौरी के पास जाता है और बताता है कि बीएमसी इस बंगले पर कब्जा करने वाली है तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए मेरे पास एक प्लान है जिसके बाद खूब पैसा होगा और तुम्हें तलाक भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर गोविंदा को पता चलता है कि गौरी ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है जिसका नॉमिनी वही है, ताकि गौरी को कुछ हो जाए तो उसके पास पैसे रहे जीने के लिए। और बलदेव उसका आशिक नहीं था, वो तो बस गोविंदा को जलाने के लिए उससे चिपकती थी, यानी कि उनके बीच बस थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर गौरी को गोविंदा से भरपूर प्यार था। गोविंदा सैंडी को फोन लगाता है और उसे पाउडर के बदले 6 करोड़ देने की बात कहता है। उसने सोचा था कि वो उसे बेहोश करके पाउडर ले लेगा, लेकिन उसने खुद ही गाड़ी ठोक के खुद को बेहोश कर लिया। उधर माँ और गौरी मिलकर मस्त सेटअप तैयार करते हैं और फिर गौरी खून लगाकर जमीन पे लेट जाती है। फिर गोविंदा सुक्कू को घर लेके आता है और तब वो लोग गौरी को मरा समझ के बॉडी गाड़ने लगते हैं, लेकिन सुक्कू के जाने के बाद गोविंदा गौरी को निकाल लेता है। माँ ने सुक्कू पर नजर रखी हुई थी तो वो देखती है कि वो सबूत जलाने के बजाय छुपा रही है, तो उसके जाने के बाद वो सबूत गायब कर देती हैं। फिर उसके बाद गौरी बेबी पाउडर का इस्तेमाल करके नकली नशीला पाउडर बनाती है और वो पाउडर चालाकी से माँ सुक्कू के घर में रख आती है। उसके बाद माँ नौकरानी बनकर जावेद के घर जाती हैं और वहाँ पर भी नकली नशीला पाउडर रख देती हैं, क्योंकि उसे भी तो रास्ते से हटाना ही था। जो पाउडर गोविंदा ने सैंडी से चुराया था वो उसी को बेच देता है, तो जो थैली भर के सैंडी पाउडर लेके गया था वो उसी का था, पर वो इतना बेवकूफ था कि गलत टाइम पे लेके आ गया। फिर बलदेव के साथ जो डील हुई थी उस डील को निभाते हुए गोविंदा उसे इंश्योरेंस के 2 करोड़ में से 1 करोड़ दे देता है और वहाँ से उसकी कहानी खत्म हो जाती है। और फिर उन्होंने 2 करोड़ में विष्णु को बंगला भी बेच दिया, मतलब कि पहले उन्हें सैंडी से 5 करोड़ मिले, फिर इंश्योरेंस में से 1 करोड़ और विष्णु की तरफ से 2 करोड़, यानी कि उनके पास पूरे 8 करोड़ रुपए हो गए थे। लेकिन फिल्म में टोटल 7 करोड़ बोला गया है क्योंकि शायद वो इंश्योरेंस का 1 करोड़ ऐड करना ही भूल गए। गोविंदा सुक्कू से कहता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने पैसे के लिए मेरा ही काट दिया। फिर वो विष्णु से कहता है कि मेरी आई को कभी इज्जत नहीं मिली, एक बंगला था जो कि हम लोगों के पास बचा था, लेकिन वो भी तुम लालची लोग छीनने आ गए। मुझे बंगले से कभी प्यार नहीं था, बल्कि मेरी आई की इज्जत प्यारी थी। अगर तुमने उनको इज्जत दी होती तो ये बंगला तुम्हें खुशी खुशी गिफ्ट कर देता। विष्णु उसे धमकी देता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है। गोविंदा ने उन्हें कुछ पीने को दिया था जिसमें कि बेहोशी की दवा मिली हुई थी, तो वो तीनों वहीं लुढ़क जाते हैं और फिर गोविंदा, गौरी, माताजी और कौस्तुभ मस्त 8 करोड़ रुपए के मालिक बन के ठुमकते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।